आशीष, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आप कहाँ पर हैं इस समय, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं इस समय रुद्रपुर में हूँ। रुद्रपुर में, अच्छा। कुछ जी अपने सर। बारे में बताएं, अपना कुछ परिचय दें। जी सर, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ और मैंने 2011 में एलएलबी पास आउट किया था एसएस कॉलेज शाहजहांपुर से, और उसके बाद 2018 में मैंने एलएलएम किया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद 2017 में मेरी नेट का भी क्वालिफाई हो गया था, और वर्तमान में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी। कहाँ पर? ये सर इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद है। तो शाहजहांपुर जिला न्यायालय में कभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया? नहीं सर, वहाँ मतलब विजिट पे जाना होता है, लेकिन वैसे नहीं, प्रैक्टिस के रूप में नहीं। तो जैसे 2011 में आपने लॉ कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद अब ये 2022, ये 10 साल, और बीच में आपने एलएलएम किया, तो ये बाकी समय क्या करते रहे? कब से प्रैक्टिस शुरू किया आपने? सर प्रैक्टिस मैंने 2014 से शुरू की। अच्छा, तो उससे पहले मैंने जी सर, 2 साल कंपटीशन के लिए मैंने तैयारी की थी। हाँ, तो अब आपका उसके बाद से मैंने अब लगभग 8 वर्ष हो गए आपको प्रैक्टिस करते। जी जी सर। तो काफी व्यवहारिक अनुभव हो गया होगा आपको। हाँ सर, मतलब एकदम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, बीच बीच में मतलब ब्रेक भी हुए हैं, जैसे कि एलएलएम किया है मैंने 2 साल का। अच्छा, तो ये बताइए आप मुझे कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में क्या फर्क होता है, और इनमें से कौन सा संवैधानिक पद है और कहाँ पर इसका प्रावधान? सर जो अनुच्छेद 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल के संबंध में प्रावधान करता है, और ये अटॉर्नी जनरल जो है केंद्र सरकार के लिए विधि के संबंध में परामर्श देता है। और सॉलिसिटर जनरल? और जो जी सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए एक पोस्ट बनाई गई है। इसके संबंध में संविधान में प्रावधान नहीं है। नहीं, ठीक बात। तो आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों में, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में जो रो बनाम वेड मुकदमा हुआ और उसमें गर्भपात को लेकर के कुछ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके उलट आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गर्भपात के निर्णय में कुछ विशेष आदेश दिया है। आज वाला फैसला देखा है आपने, क्या है? नहीं सॉरी सर, आज का फैसला तो मैंने नहीं देखा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों पहले आइडेंटिफिकेशन बिल, पहचान कानून को लेकर के हमारे जो अपराध में अभियुक्त हैं, लिप्त पाए जाते हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए कुछ व्यवस्था है। उस व्यवस्था में कुछ बदलाव करने के लिए कानून लाने की बात थी, जिसका कुछ लोग समर्थन, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था, क्या है उसके बारे में? ये अभी भारत में एक 90-20 का एक एक्ट था, जिसके माध्यम से जो 1 साल या उससे अधिक के जो अपराध से दंडनीय किसी जो अभियुक्त होते थे, अपराधी होते थे सॉरी, तो उनके संबंध में उनके फिंगरप्रिंट और पाम प्रिंट को जो है वो रिकॉर्ड रूप में रखा जाता था, और उनके हस्ताक्षर को। लेकिन अभी नया एक एक्ट पारित किया है, जिसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि अरेस्ट किया जा रहा है, उसके आई सैंपल या उसकी बायोलॉजिकल जो आइडेंटिफिकेशन होती है, उन्हें भी एज अ रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक बात। तो इसीलिए आर्टिकल 21 के विरोध में लेकर जो है सर, इसका विरोध हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये कानून सही है या इसका विरोध होना चाहिए? जी सर, इस कानून में जो कि ये जैसा कि प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल घोषित कर दिया गया है, तो अब उसके बाद से मतलब इसका वायलेशन होने के काफी चांसेस बढ़ जाएंगे इस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि अभी इंडिया में ऐसी कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है कि वो किसी की मतलब आधार के संबंध में भी कई बार क्वेश्चन उठ चुके हैं, तो इसकी सिक्योरिटी को लेके भी काफी चिंता है लोगों में, तो इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है, उस पद के मूलभूत कार्य दायित्व तो क्या है, कुछ उसके बारे में जानते हैं? जैसे मेरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पे चयन हुआ है, और जिसका मुख्य कार्य जो है वो जो कोर्ट ऑफ सेशन होती हैं, इसमें
जो सीबीआई के जो भी केसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना उस चीज। तो प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट और लॉयर में क्या फर्क होता है? सर लॉयर जो होता है वो ऐसा कोई भी पर्सन जिसने एलएलबी कंप्लीट कर रखा है वो सर लॉयर हो जाता है। और जो जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है 8061 के एक्ट के माध्यम से बार काउंसिल के द्वारा, तब तब वो एक एडवोकेट की श्रेणी में आ जाता है। और जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो ऐसे एडवोकेट्स होते हैं या ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें सरकार के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है उनकी तरफ से केस को डील करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, ये भारतीय दंड संहिता में हम लोग ये सुनते हैं संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, ऐसे कितने वर्गीकरण हैं और इन अपराधों का क्या परिभाषिक रूप से इसे कैसे बता सकते हैं? टोटल वर्गीकरण जो है वो एक तो समन और वारंट मामला हो गया, एक जमानती या जमानती मामला हो गया, एक संज्ञेय और असंज्ञेय मामला हो गया। यही सर 3 पता है मुझे वर्गीकरण। अभी जी प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो कुछ है आइडिया इसके बारे में आपको? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सॉरी प्लेस ऑफ जी सर, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना स्थल अधिनियम, सर जी सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जी जी सर, ये जब जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो धार्मिक स्थल थे उनके संबंध में लोगों में डिस्प्यूट हो रहा था कि कौन सा प्लेस जो है, मतलब उन पे डिस्प्यूट हो रहा था कि किसके द्वारा किस स्थान को अपने लिए संरक्षित किया जाएगा या कहाँ पे वो लोग पूजा कर सकेंगे। तो इस संबंध में जो डिस्प्यूट हो रहे थे उनको डील करने के लिए या उनको एक लाइन देने के लिए कि इसके बाद से जो वर्शिप प्लेस जिस तरीके से स्थापित हैं और जिस रूप में स्थापित हैं उसी रूप में उनको देखा जाएगा। उससे पहले चाहे वो उनकी परिस्थिति कुछ भी रही हो तो उसे वर्तमान स्वरूप में मान लेना, ये सर इसका मेन एक उद्देश्य था इसका। आपके हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो आर्टिकल 25 का वायलेशन है या नहीं? वायलेशन करता है? सॉरी सर, इस बारे में कुछ। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। सेक्शन 200 से लेकर 203 तक जो प्रोसेस बताया गया है कंप्लेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जी तो जो जी सर, सेक्शन 200 है उसमें ये प्रोविजन किया गया कि कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन किया जाएगा। जी उसके विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन होता है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाए? सर वैसे तो 200 में ही लिखा हुआ है कि जो कंप्लेनेंट है वो और उसके साथ जो भी विटनेस आए हुए हैं उनको उनके साक्ष्य को लिखेगा और उस पे सभी साइन करेंगे। देखिए अभी आपने बताया कि हाँ, अभी आपने बताया प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है जी। और जबकि हम प्रैक्टिस के पार्ट की बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं अभी जो आपने बताया, जो आंसर दिया, तो ये प्रोविजन दिया गया है सीआरपीसी के अंदर। लेकिन चूंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के दौरान क्या होता है कि जो विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं वो 202 में लिखे जाते हैं और सेक्शन 200 जो होता है उसमें केवल कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। तो देखिए आपने प्रैक्टिस बताया आशीष जी, तो इस वजह से कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं या जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, प्रैक्टिस की कुछ चीजें जो होती है वो उससे अलग हो जाती है, तो हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। तो वैसे अगर हम बात करें तो रूल जो है, रूल यही है कि 200 में विटनेस का भी एग्जामिनेशन किया जाएगा और कंप्लेनेंट जो होता है कंप्लेनेंट का भी एग्जामिनेशन किया जाएगा। अच्छा, जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं कि जिनके माध्यम से हम कोर्ट में जा सकते हैं? कितने तरीके बताए? एक तो 156 सब क्लास 3 के माध्यम से जा सकते हैं। अच्छा। और जी 200 के माध्यम से जा सकते हैं। और चलिए आप मुझे ये बताइए कि मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है, किन किन तरीके से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है? तरीके क्या क्या है कॉग्निजेंस के? इसमें सर जो सेक्शन 190 है उसमें सर प्रावधान किया गया है। जो 191 है वो ये कहता है कि कोई किसी व्यक्ति के परिवार पर संज्ञान ले सकता है। जो इसका सेकेंड ऑप्शन है वो कहता है कि पुलिस रिपोर्ट पर,
संज्ञान ले सकता है, और जो थर्ड है वो किसी भी सूचना या वो सुमोटो भी संज्ञान ले सकता है किसी कॉग्निजेंस। अच्छा, जो अभी आपने बताया, हाँ, सूचना पर भी संज्ञान ले सकता है और कंप्लेंट पर भी संज्ञान ले सकता है। तो जी, क्या डिफरेंस है कंप्लेंट में और सूचना में? सूचना और कंप्लेंट में क्या? कंप्लेंट में जो कंप्लेनेंट होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है कि वह उसके द्वारा जो फैक्ट बताए जा रहे हैं कि कोई अपराध हुआ है उस पर कार्यवाही कराने का उद्देश्य होता है उसका। जबकि सूचना और इस पे कार्यवाही किया जाना मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक हो जाता है, और अच्छा। सूचना पे मजिस्ट्रेट के लिए ये आवश्यक नहीं कि वो उसके संबंध में कोई कार्यवाही भी करे। सूचना किसी भी सोर्स से मिल सकती है, और जो कंप्लेंट होती है वो ऐसा व्यक्ति देता है जो कि खुद पीड़ित है, या फिर जो अलग से जो कंप्लेंट के लिए जो प्रावधान है उनके अंतर्गत वो व्यक्ति आता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर पुलिस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने पेश कर दी मजिस्ट्रेट के साथ, क्या मजिस्ट्रेट ऐसे पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के लिए बाध्य होगा या नहीं होगा? नहीं सर, संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं होगा सर। इसके संबंध में अग्नो नगेशिया का केस कर रही है। केस से ये चीज निकल के आई, कोई प्रोविजन भी किया गया सीआरपीसी? सॉरी सर, प्रोविजन के संबंध में तो सर मुझे। अच्छा, कौन सा मजिस्ट्रेट सामान्यतया कॉग्निजेंस लेने के लिए प्राधिकृत होता है? ये सब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर होती है किसी भी मामले का संज्ञान लेने की। अच्छा, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, या अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ सेशन, क्या किसी भी मामले पर डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है कोर्ट ऑफ सेशन? जी सर, मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास किसी भी मामले का कॉग्निजेंस तभी लेगा जबकि उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत किया जाए। जो जी और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए जो है ये मानहानि के मामले में, जो कि 199 सब क्लास 2 में जो केस होता है उसके संबंध में वो कॉग्निजेंस ले सकता है बिना कमिट किए हुए। मानहानि का मामला, किसी भी व्यक्ति की मानहानि या किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि के मामले? ये इसके संबंध में सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई मंत्री के संबंध में जो डिफेमेशन के केस होते हैं उनके संबंध में ये देखता है। अच्छा, अभी आपने बताया एलएलएम, आपने एलएलएम भी किया है, तो क्या कौन से सब्जेक्ट से आपका एलएलएम? सब्जेक्ट सर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन था, रिसर्च मेथोलॉजी थी, क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी, आईटी लॉ था, उसमें साइबर क्राइम के साथ में, और जुडिशियल प्रोसेस था। आप मुझे ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका था एलएलएम में, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पढ़ा है आपने? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, क्या होता है आच्छादन का सिद्धांत? सर ये डॉक्ट्रिन जो है आर्टिकल 13 के को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, और एक्लिप्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी विधि जो कि संविधान लागू होने से पूर्व की थी और संविधान लागू होने से वो पार्ट 3 के असंगत हो गई है, तो ऐसी विधि जो है असंगतता की मात्रा तक जो है वो आच्छादित हो जाएगी या उसका प्रवर्तन जो है वो निलंबित हो जाता है। अभी आपने बताया संविधान पूर्व विधि, आपने जो बोला संविधान पूर्व विधि जो है, संविधान पूर्व विधि को आच्छादित कर लेता है। क्या संविधानोत्तर विधियां जो हैं उन पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लागू होगा या नहीं लागू होगा? जी सर, इसके संबंध में एक दुलारे लोध का केस है सर, उसमें ये कहा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो पूर्व और पश्चात दोनों विधियों पे लागू है। आप ये बताइए, क्या रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी दिया जा सकता है? जी सर। कहाँ पर किया गया? इसके संबंध जो आर्टिकल 15 है उसका सब क्लास 5 जो है वो जोड़ा गया है 93rd अमेंडमेंट से, जिसके माध्यम से ये कह दिया गया था कि जो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल जो है उनमें रिजर्वेशन किया जा सकता है। अच्छा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या आपके हिसाब से ये आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन है या नहीं? 19(1)(g) पे सर्टेन कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। अच्छा, और तो फिर सेक्शन 30 से भी कॉन्ट्रैरी हो सकता है, आर्टिकल 30 से भी कॉन्ट्रैरी हो सकता है? जी सर, आर्टिकल 30 का इसमें एक्सेप्शन लिख दिया गया कि अगर 30(1) के अधीन जो संस्थाएं आती हैं उनको छोड़ के बाकी सभी इस आर्टिकल से गवर्न होंगे। आपने इंडियन एविडेंस है का सेक्शन 132 पढ़ा है? सेक्शन 132? जी सर, पढ़ा।
क्या सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट और आर्टिकल 20 क्लॉज जो 2-3 है उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं? सर उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि जो 20 सब क्लास 3 है वहां पर जो अभियुक्त है उसे अपने खिलाफ जो है कोई साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किए जाने के संबंध में प्रावधान, और जबकि 132 है जी 132 में जबकि कोई फैक्ट ऐसा है जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से रिलेवेंट होता है तो उससे उस आंसर को देने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके संबंध में जो अपवाद दे दिए गए हैं कि जो उसके द्वारा आंसर किया जाएगा उस आंसर के आधार पर उसका कोई भी कन्विक्शन नहीं होगा, और ना ही उसके संबंध में ना ही उस आंसर को एविडेंस के रूप में किसी अन्य कार्रवाई में दिया जा सकता है। अच्छा, सेक्शन 161 सीआरपीसी और सेक्शन 162 सीआरपीसी में दोनों में स्टेटमेंट जो होते हैं वो पुलिस अधिकारी को दिए जाते हैं अन्वेषण के दौरान। तो अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है? सर 161 और 162 सीआरपीसी। जी सर 161 में जो उसके द्वारा जो बयान लिखे जाते हैं उसके संबंध में उनका यूज एक तरीके से बताया गया है 162 में, और उसमें ये बताया गया कि जो ये कथन होंगे उनका सिर्फ कंट्राडिक्शन के पर्पज से ही यूज किया जा सकता है साक्ष्य के रूप में, और किसी पर्पज से नहीं किया जा सकता है। ये या फिर वो सेक्शन 27 के पर्पज से यूज किए जा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये 32 में अगर वो आते हैं तो फिर उनका यूज किया जा सकता है। अच्छा ठीक, थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इज द लॉ ऑफ लैंड। जी सभी विधियों का स्रोत है वो। ये कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है? सर कलरेबल लेजिस्लेशन ये सर एक ऐसा विधान होता है जबकि कोई विधान बनाया गया है और ऐसा विधान जो है उसको बनाने वाला जो विधानसभा है उसने अपनी पावर को ही सॉरी सर मैं जो विधानसभा जो विधियां पारित करती है वो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके हुए अगर किसी विधि को बनाती हैं तो ऐसा जो संविधान ऐसा जो विधि बनाई जाती है वो गेस कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? सर थोड़ा भाषा पे थोड़ी वो आ रही है सर। अच्छा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बता दीजिए। प्रत्यायोजित विधायन। जी, प्रत्यायोजित विधायन ऐसा विधान होता है जो कि विधायिका के द्वारा किसी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है कि उसके संबंध में वो रूल्स या रेगुलेशन बना सके। अच्छा, हर व्यक्ति विचार वस्तु व्यवस्था संस्थान का अपना इतिहास और दर्शन होता है, तो विधि का इतिहास है। विधि का क्या इतिहास है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में विधि कहाँ से मिलनी शुरू होती है? सर इसके संबंध में मुझे लगता है जो वेद हैं हमारे वहां से इसकी शुरुआत देखी जा सकती है, वेदों के माध्यम से। क्या आपने लीगल हिस्ट्री पढ़ी है? हिस्ट्री में एक पेपर तो लीगल हिस्ट्री का भी होता है। जी सर, हाँ LLB के दौरान होता है सर, लेकिन अभी मुझे इसके संबंध में कुछ। वेदों से मिलनी शुरू होती है या स्मृतियों से मिलनी शुरू होती है? सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। चलिए, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन जब दोनों में क्लैश होता है, दोनों में कोई टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन बनती है? केस के साथ इसको स्पष्ट कीजिए। सर इसके संबंध में जो वर्तमान जो रिलेवेंट केस है वो केशवानंद भारती को देखा जा सकता है और एक सर मिनर्वा मिल्स को देखा जा सकता है। सर इसके मतलब वर्तमान में इन दोनों में ये कहा गया है कि किसी भी पार्ट को लागू करने के लिए दूसरे पार्ट को जो है वो उसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि दोनों का जो अस्तित्व है वो कंट्रेरी नहीं, एक दूसरे के समपार्श्विक है या एक दूसरे के पूरक है।
अगर ये कहा जाए कि एक अविभावी होगा तो इसमें अविभावी कौन होगा? मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत अब अविभावी माने जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनके संबंध में हमें कोर्ट में जाने के लिए लीगल रेमेडी प्राप्त होती है, और जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है उन्हें लागू कराने के लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं मौलिक अधिकारों से, ऐसा क्यों? जी, क्योंकि सर ये वर्तमान में जो राज्य है उसका जो स्वरूप हो चुका है वो कल्याणकारी स्वरूप हो चुका है, तो उसे अब हर क्षेत्र में लोगों के कल्याण के संबंध में योजनाएं चलानी है, उनके विकास के लिए काम करना है, तो इसके लिए फंडामेंटल राइट को थोड़ा कह सकते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ मिलती? सोशल जस्टिस ये सर हमें प्रियम्बल में देखने को मिलती है। प्रियम्बल में देखने को, क्या प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? जी सर, केशवानंद भारती केस से ये डिसाइड कर दिया गया है कि जो प्रियम्बल है संविधान की वो उसका पार्ट मानी जाए। ठीक है आशीष, योर इंटरव्यू इज ओवर। जी सर, और आपने सभी सवालों के जवाब बहुत संतोषजनक से दिए। आपकी भाषा, प्रस्तुति और सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत संतोषजनक हैं। आपके साक्षात्कार से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और हमको लगता है कि आपका निश्चित रूप से चयन होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और प्रार्थनाएं आपके साथ। थैंक यू। आशीष जी सर, आप अगर वहां पर प्रैक्टिस बता रहे हैं तो हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था तो हमें ये चीज पकड़ में आ गई कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। क्या ये चीज सही है? जी सर, एकदम सही है, क्योंकि सर जो पीपी पोस्ट है उसके लिए सर 7 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, बताना तो जरूरी है, बताना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो जैसे कुछ चीजें हैं आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम जब पढ़ते हैं, जैसे सीआरपीसी का हमने प्रोविजन पूछा क्योंकि आपने सर को बताया कि प्रैक्टिस करते हैं, तो सीआरपीसी का जो प्रोविजन पढ़ा है उसमें 200 में और 200 में दोनों की एग्जामिनेशन की बात की गई जो हम लोग पढ़ते हैं एकेडमिक तक। लेकिन प्रैक्टिस का जो पार्ट है तो प्रैक्टिस में 200 को अलग और 202 जो है उसको अलग पढ़ा जाता है। ठीक है आशीष? तो कुछ सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को आप प्रिपेयर करिए कि प्रैक्टिस में उनको किस तरीके से उनका अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है जैसे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा भी सर ने आपसे पूछा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट या सोशल जस्टिस की जो बात की गई है तो आपने प्रियम्बल बताया, उसके साथ साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी किया गया। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, तो किसकी बात करता है? सोशल जस्टिस की बात करता है। तो इसके लिए उसको आर्टिकल 19 और 14 से ऊपर प्राथमिकता दी। ठीक है, हाँ, तो सेक्शंस तैयार करिए, प्रैक्टिस वाले अलग तरीके से। जी, थैंक यू सर।